लगभग सभी थ्योरी कंप्लीट कर लिए, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द थ्योरी पोलराइजेशन इज लेफ्ट व्हिच विल कंप्लीट टुडे। और लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया था डिफ्रैक्शन, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज थ्योरी तो हमने पिछले क्लास में पूरी कर ली थी है जी। ठीक है, तो आई होप यू रिमेंबर व्हाट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस और बाकी सारे फॉर्मूले, क्योंकि आज हम जो है कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चंस करेंगे ना, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस हम करने वाले। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। ओके ठीक है, क्या स्क्रीन आप इज स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? स्क्रीन दिख रहा है क्या? गुड इवनिंग। यस सर। ठीक है ओके। तो जरा जल्दी से मुझे कोई रिकैप कर दे, कल हमने क्या डिस्कस किया? डिफ्रैक्शन। और उससे पहले हमारा सबसे पहला लेक्चर वेव ऑप्टिक्स का था। आपने देखा कई सारे क्वेश्चंस भी आए हुए ना प्रीवियस एग्जाम में इस टॉपिक से, वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हमने फेज डिफरेंस निकाला। फेज डिफरेंस निकालने के दो सोर्सेज होते थे, एक तो होता था पाथ डिफरेंस, फिर दूसरा होता था इनिशियल फेज। फेज डिफरेंस निकालने के बाद हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाली थी किसी गिवन पॉइंट पे। उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे कुछ हमने न्यूमेरिकल्स का और क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, और फिर हमने कल की क्लास में डिफ्रैक्शन जो है पूरी थ्योरी उसकी देखी थी, फॉर्मूले डिराइव किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल्स ऑन डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, एंड वी विल आल्सो डिस्कस व्हाट इज पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन पे भी न्यूमेरिकल हम करेंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए कि कल लास्ट में जो हमने बात पढ़ कही थी कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, वो स्लाइड मैंने आपके सामने रख रही है। तो मैं जल्दी से एक क्विक रिवीजन देता हूं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। देखिए, इंटरफेरेंस में दो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, और डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि स्लिट के हर पॉइंट को हम क्या मानते हैं? सोर्स ऑफ वेव। जी कुछ ऐसी बात हुई थी, कुछ ऐसा ही याद होगा आपको, बताइए। यस। ठीक है, उसके बाद इंटरफेरेंस में सारे विड्थ जो पैटर्न बनते हैं ब्राइट और डार्क, उन सबका विड्थ क्या होता है? सेम। डिफ्रैक्शन में सबका विड्थ सेम होता है, लेकिन एक एक एक्सेप्शन होता है कि सेंटर वाले का विड्थ डबल होता है बाकी वाले को, और फॉर्मूला आपको याद है, लैम्डा डी कैपिटल डी और डी। इंटेंसिटी इंटरफेरेंस में सारे फ्रिंज का सेम होती है। डिफ्रैक्शन में क्या होता है? जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हैं इंटेंसिटी कम होती रहती है। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों होता है? क्यों डिफ्रैक्शन में एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर द इंटेंसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जल्दी बताइए। टेल मी। पार्ट ऑफ द स्लिट कैंसिल ईच अदर। ओके ठीक है, फिर से बताइए। पार्ट ऑफ द स्लिट कैंसिल ईच अदर। ठीक है, अच्छा और कोई बताए मुझे? एनी समवन एल्स? कोई और? बस एक ही कि क्या वजह होती है, क्यों डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी अलग होती रहती है, डिक्रीज होती है, और इंटरफेरेंस में डिक्रीज नहीं होती, कांस्टेंट होती है? हाँ जी बताइए। सर जो वेव्स आ रही हैं उसका कोई एक पार्ट ही उसमें पार्ट लेता है। ठीक है, बिल्कुल सही। जैसे आपने कहा फर्स्ट ब्राइट पे क्या होता है? ओनली वन थर्ड पार्ट जो है वो ब्राइट करता है, बाकी टू थर्ड क्या होते हैं? कैंसिल आउट। सेकंड पे कितने पार्ट होते हैं? सेकंड वाले ब्राइट पे क्या होता है? चार हिस्सा कैंसिल होता है, वन फिफ्थ ओनली पार्टिसिपेट। तो एज वी इंक्रीज द ब्राइट नंबर ऑफ रिंग्स कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो पार्ट ऑफ द स्लिट व्हिच इज टेकिंग पार्ट इन द ब्राइटनेस वो कम होता रहता है। ठीक है, और फिर हमने ये देखा था कि इंटरफेरेंस में जहां पे मैक्सिमम मिलता है वहां पे डिफ्रैक्शन में मिनिमम मिलता है। तो एन लैम्डा अगर पार्ट डिफरेंस होता था तो इंटरफेरेंस में ब्राइट मिलता था, और 2n-1 लैम्डा बाय 2 पे we used to get what? लैम्डा बाय 2 पे what we used to get? यहाँ पे एक मिसिंग, एक गड़बड़ है। here it should be 2 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लैम्डा बाय 2 भी होता है यहाँ पे, 2 मिसिंग है लैम्डा बाय 2 पे, वहां पे ब्राइट और डार्क। तो ये बात हमने कल डिस्कस की थी। तो बेसिक कंडीशन क्या है हमारे पास पार्ट डिफरेंस की? एन लैम्डा मिनिमा के लिए 2n-1 लैम्डा बाय 2 होता है, ये गलत लिखा हुआ। दिस इज लैम्डा बाय 2 बेसिकली 2n-1 लैम्डा बाय 2, और यहाँ पे क्या होता है 2n+1 लैम्डा बाय 2 उसमें। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको याद होंगी, प्लीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपने कल लिखा था तो इट्स ओके, नहीं लिखा था तो अभी ये लास्ट के 3-4 पॉइंट्स लिख लीजिए। तो बिकॉज आज का क्वेश्चन हम इसी टॉपिक पे करने वाले हैं, तो ओके ठीक है। तो मे आई मूव ऑन, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर।
ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो डिफ्रैक्शन में जो मेरे पास y आता है ब्राइट के लिए, व्हाट दैट कम्स, ब्राइट का डार्क का क्या होगा, फर्स्ट डार्क दैट विल बी इक्वल टू n लैम्डा d बाय d, और ब्राइट का क्या आएगा मेरे पास, BRIGHT, ब्राइट का y क्या आएगा 2n प्लस वन, ओके, यंग डबल स्लिट में -1 का लैम्डा बाय d बाय 2d। सेंटर पे मुझे जो ब्रेड्थ मिलता है सेंटर B नॉट, वो होता है 2 लैम्डा d बाय d। बाकी स्लिट्स का फिट जो होता है वो होता है लैम्डा d बाय d। पॉइंट, और क्या मिलना चाहिए मुझे भाई, बस ठीक है, बाकी नंबर ऑफ फ्रिंजेस वगैरह आप देख लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। और व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, द वेवलेंथ शुड बी कंपेरेबल टू द स्लिट फिट, दिस इज द कंडीशन। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि जो पाथ डिफरेंस था मेरे पास डेल्टा एक्स, को होता है कितना बेटा, d sin थीटा, और d sin थीटा को मैं d tan थीटा कभी लिख सकता हूं। tan थीटा को अगर आप याद रखिए, स्क्रीन वाला कंसेप्ट यहां से उठा के, दिस d tan थीटा y, और ये d था, तो tan थीटा हम कभी लिख सकते हैं y बाय d व्हेन आवर, कब लिख सकते हैं मैं, व्हाट इज द कंडीशन, थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है, अगर थीटा स्मॉल नहीं है तो आप ये वाला साइन थीटा वाला फॉर्मूला निकाल के फिर tan थीटा पे आएंगे। बी केयरफुल, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। चलिए ओके, ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन ही करेंगे बस। स्लिट ऑफ विथ ए दे रखा है, इज इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ, मोनो में सिंगल, at a normal incidence, calculate the value of A when first minima falls at angle of 30 degree, first maxima falls at angle of 30 degree। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, A की वैल्यू बतानी है, मतलब स्लिट विड्थ बताना है। क्या होगा जब ये कंडीशंस होंगी आपके साथ, बहुत आसान प्रॉब्लम है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है इसमें, जस्ट यू हैव टू रिकॉल द फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट। Okay, tell me the answer as soon as you can. कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों ने आंसर दिया। ये रहा सेंटर। Okay, what answer you are getting? ये तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। लैम्डा दे रखा है 650 नैनोमीटर। तो what should be the thickness of the slit, sorry, width of the slit, so that you get this? Okay, Kavya has given the answer. Okay, एक आंसर आपने दिया 1300 नैनोमीटर। ओके, और देखते हैं कंडीशन इंपोज करिए। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होता है, मिनिमा, पहला मिनिमा कितने पाथ डिफरेंस में मिलता है और पहला मैक्सिमा कितने पाथ डिफरेंस में मिलता है। ये याद रहेगा तो ही आगे के टॉपिक्स में, आगे के क्वेश्चंस में आपको मजा आने वाला है। हाँ जी, आया। डेल्टा एक्स क्या हो गया बेटा, डी साइन थीटा। अब यहां पे मैं इसको डी tan थीटा के बराबर कर सकता हूं क्या, बोलिए। नहीं कर सकते भाई, थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री है, नहीं लिख सकता। आई कैन नॉट राइट डी tan थीटा, नहीं लिख सकते, डी tan थीटा ही रहेगा। अब अगर पहला मतलब फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट मिनिमा बोल सकते हैं, फर्स्ट मिनिमा यानी डार्क। तो यू नो डार्क होने कंडीशन क्या होता है, एन लैम्डा। तो डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस को मैं रख दूं सिंपल एन लैम्डा, फर्स्ट की बात कर रहा तो 1 लैम्डा, बस सिंपल आंसर मुझे मिल गया। d will be equal to d is equal to lambda upon sin थीटा, और sin थीटा कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री होने के लिए sin 30 की वैल्यू 1/2, तो lambda upon sin 30 1/2, योर आंसर विल बी 2 लैम्डा।
It means 2 into 650. So I am getting what 1300 nanometer. So the path difference, sorry, the value of slit width A और D जो भी कहना चाहे 1300 नैनोमीटर होना चाहिए. अगला क्या कह रहा है भाई, फर्स्ट मैक्सिमम यानी ब्राइट होने की कंडीशन क्या थी भाई, 2n + 1 λ/2. तो पहले की बात कर रहा है तो 3 λ/2. तो my D will be equal to 3 λ/2 sin थीटा. अब थीटा कितना है 30 डिग्री. 30 डिग्री कितना होना चाहिए भाई, sin 31 1/2. तो 3 λ/2 sin 31. So that will come out to be 3 into lambda. कितना आ रहा भाई, 1950 नैनोमीटर आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, तो बहुत कम लोगों ने आंसर दिया था मुझे, 1.3. ओके, हेमंत और काव्य दो ही लोगों ने आंसर दिया था. तो 1 is 1300, यानी जो स्लिट विड्थ है ये 13 नैनोमीटर 1300 और 1950 नैनोमीटर होगा. तो ये कंडीशन मुझे मिलेगी. ठीक है, याद रखिएगा. चलिए आगे चलते हैं. समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर ले, जो भी करना है. यस सर. हाँ बोलिए. सर वो जो आपने कहा कि छोटा होना चाहिए, कितने से कितने वाला चलेगा? सॉरी, फिर से बोलिएगा. सर एंगल आपने कहा ना जब छोटा होगा तब ले सकते लेस हैं. देन ले हाँ लिखा तो मैंने, आई थिंक आप शायद भूल गए. एंगल शुड बी लेस देन 5 डिग्री. ओके 5 डिग्री से कम होगा तभी हो सकता है. ओके, 5 to 7 डिग्री इट इज वैलिड. अदरवाइज उससे ज्यादा होगा तो यू कैन नॉट राइट d sin थीटा एज d tan थीटा. तो इसलिए हम यहाँ पे d tan थीटा वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई सकते, क्योंकि अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने इसको d tan थीटा करके निकाला होगा तो उसका d की वैल्यू क्या आएगा, अपॉन tan थीटा. तो ये √3 लैम्डा आ जाएगा, और जो कि रॉन्ग होगा. समझ में आ रही क्या बात? √3 लैम्डा आ जाएगा, विच विल बी रॉन्ग है. और उस ऑप्शन में आपको वो भी दिया रहेगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये देखिए क्वेश्चन आपका, ये आईपीएमपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है. देखिए जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से. ये टॉपिक ऐसा है, अगर आपको फॉर्मूला भी याद हो, मैकेनिक्स की तरह बहुत ज्यादा दिमाग और माथा पच्ची नहीं करनी है. आपके सामने पिक्चर होना चाहिए उस प्रोसेस का जो हो रहा है, प्लस फॉर्मूला होना चाहिए, प्लस कंसेप्ट थोड़ा बहुत हो कि क्या क्या हुआ था. बस बहुत ज्यादा पेन नहीं चलाना बेटा. ये कोई भी कितना बड़ा क्वेश्चन ले ले, बहुत ज्यादा पेन नहीं चलता, सोचना ज्यादा पड़ता है इसमें. सिंगल स्लिट 1 mm वाइड है और डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन 2 मीटर अवे स्क्रीन. स्क्रीन का डिस्टेंस 2 मीटर. The distance between the first dark fringes on either side of the central bright fringe is not a कोई बहुत बस फॉर्मूला बेस्ड और या पिक्चराइज करने वाला प्रॉब्लम. पिक्चराइज करिए जल्दी से, डायग्राम बना लीजिए क्या होता है. ओके ठीक है. तो आप जरा क्वेश्चन आप फिर से पढ़िए जरा, क्या कह रहा है. डिस्टेंस किसके किसके बीच में पूछा जा रहा है. लैम्डा 600 नैनोमीटर दिया हुआ है, स्लिट विड्थ दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है मुझे. ओके ग्रेट. हेमंत हैज आल्सो गिवन द काउंट. ओके ठीक है, बिल्कुल सही. नाउ आई स्टार्टेड गेटिंग द आंसर. तो आप अगर इसको देख रहे होंगे तो ये रहा स्लिट विड्थ, ये रहा स्क्रीन, और पूछ रहा है कि ये सेंटर में आपका एक ब्राइट बनता है. सेंटर पे कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर फ्रिंज. सेंटर के दोनों तरफ जो डार्क बनेगा यहाँ पे, इन दोनों डार्क के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है. इट मींस आप ये बोल सकते हैं क्या सर ये सेंट्रल ब्राइट का विड्थ पूछ रहा है. बोल सकता हूं क्या, इनडायरेक्टली सेंट्रल ब्राइट का विड्थ ही तो पूछ रहा है, बिकॉज सेंटर के जस्ट ऊपर पहले डार्क मिलेगा, पहले डार्क फिर ब्राइट मिलता है. तो क्वेश्चन हमसे कुछ नहीं, बस इसका विड्थ पूछ रहा है. एंड यू नो दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा d/t. बस यही करना है आपको. देखिए एक लाइन में लिखना था. तो 6 कितना है ये, हाउ मच इज दिस, 600 नैनोमीटर. तो 600 नैनो की जगह मैंने लिख दिया 10⁻⁹. कैपिटल डी है 2 और स्मॉल डी है 1 mm मींस 10⁻3.
तो आई एम गोइंग टू गेट बेसिकली 6 दूना 12 2400 इंटू -9 +3 +-6, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.4 इंटू 3 0 उधर गया 10⁻³ तो -3 को mm लिख सकता हूँ, तो 2.4 mm, तो 2.4 यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए जिन लोगों ने सेकंड वाला ऑप्शन दिया है वो मिस्टेक क्या हुई है कि उन्होंने एक ही तरफ का ले लिया। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड फर्स्ट डार्क, नहीं पूछ रहा है, फर्स्ट डार्क ऑन बोथ द साइड्स। तो लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, अगर पूछता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द फर्स्ट डार्क तो 1.2 mm आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 2.4 mm इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, जरा इसको देखिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू डू, एक रफ आइडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िए जरा, हो सकता है आपके नजर से गुजरा हो ये क्वेश्चन। एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि इस चैप्टर में अक्सर मिल जाता है, और ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया था सवाल। सिक्सटीन 15 के अराउंड कहीं नीट के एग्जाम में पूछा गया। Can a parallel beam of fast moving electrons is incident normally on a narrow slit? A fluorescent screen was placed at a large distance from the slit. The speed of the electron is increased. Which of the following statement is correct? Narrow slit और ये रहा स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहने का मतलब ये है कि जब उस पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो चमक उठेगी और आपको उस पर दिख जाएगा कि कहां पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का कोई कलर तो होता नहीं, विजिबल तो होते नहीं। तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जब इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे वहां पे चमक उठेगी, एक पैटर्न बन जाएगा, वहां पे जैसे एक्सरे वगैरह होते हैं वो मिल जाएगा। तो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो मूव करके आ रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन को जो फेंका गया है, अगर इसकी स्पीड बढ़ा दे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ आई एम गोइंग टू स्क्रीन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन तो मेरे भाई एक पार्टिकल होता है। ओके, शाबी एंड काव्य, यू आर गिविंग द आंसर्स, अक्षिका आल्सो गिव द आंसर। ठीक है, वेरी गुड, एरी एंड मानसी, हर्ष आल्सो। ठीक है, तो देखिए बेसिकली इसमें कई सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व है बेटा। इलेक्ट्रॉन होता तो पार्टिकल है, लेकिन आपको याद है डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, and we can also write h upon mv, we can also write it under root mv को under root 2m काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूले होते हैं। तो डी ब्रॉय ने क्या बोला था कि जैसे आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा तो वहां से आइंस्टीन ने और प्लैंक ने, हर्ट्ज ने ये बोला कि हर वेव पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो डी ब्रॉय ने प्रूव किया था एक और डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट, कि पार्टिकल भी वेव की तरह शो कर सकता है। अगर एक कंडीशन आपके साथ दे दी जाए कि पार्टिकल का मास स्मॉल हो, स्पीड ज्यादा हो, ये सारी चीजें थी आपके पास। ओके फाइन, तो बेसिकली व्हाट वी गॉट दैट इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है स्पीड, हाई स्पीड से, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ वेव, और जब वो वेव की तरह बिहेव करेगा तो वो भी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन करेगा। इट मींस अगर स्लिट से पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधा स्ट्राइक करने के बजाय ये भी स्क्रीन पे एक पैटर्न बनाएगा, डार्क और ब्राइट, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ा दें तो आप देख सकते हैं लैम्डा क्या होगा, h इक्वल टू mv। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ा दी जाए तो जो वेव मिलेगा, मैटर वेव, द स्पीड मैटर वेव, उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब जब वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आप देखिए जरा, एंगुलर विड्थ क्या होता है, व्हाट इज एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ होता है लैम्डा d/d। तो अगर आपके पास, सॉरी ये लैम्डा क्या लिख दिया मैंने, बीटा होगा ना, बीटा। तो अगर आप बीटा को लैम्डा डिक्रीज कर रहे हैं तो स्लिट विड्थ भी क्या होगा, डिक्रीज। तो पहला ऑप्शन कह रहा विल बी अफेक्टेड, गलत। डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा, गलत, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बिहेव कर रहा है एज अ वेव, तो पैटर्न तो ऑब्जर्व होगा। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल इंक्रीज, एंगुलर विड्थ देखिए लैम्डा कम होने से सेंट्रल विड्थ का विड्थ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये भी गलत। चौथा कह रहा है एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज, यस इट इज करेक्ट, बिकॉज लैम्डा जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है।
फाइन, कितने लोगों ने फोर्थ ऑप्शन दिया है? ओके ग्रेट, माशाल्लाह, ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए IIMT 15 में, अभी मैं आपको नीचे जेईई मेंस की प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा। At the first minima, कल हमने पढ़ा था डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट कि कैसे मिनिमा बनता है, कैसे मैक्सिमा बनता है, पार्ट डिफरेंस क्या होगा, कितने पार्ट्स में हम स्लिट को डिवाइड करेंगे, ऑल दिस थिंग्स, ये वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। और हमने ये बताया था कि डिफ्रैक्शन में हर पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करता है, हर पॉइंट एक वेव पैदा करता है, और सारे के सारे पॉइंट वेव फ्रंट होते हैं। सारी चीज हमने कल डिस्कस की, उस पर क्वेश्चन है। आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर दिया करें ताकि हमें आइडिया होता रहे कौन सा स्टूडेंट क्या कर रहा है। ओके, हर्ष ने, कोई स्टूडेंट 3 कह रहा है, कोई स्टूडेंट 2 कह रहा है। 3 और 2 के बीच में फाइट चल रही है, अभी तक 1 किसी ने नहीं बोला है, 4 भी किसी ने नहीं बोला है। तो कह लीजिए अंजना का 1 आ गया, अजय राणा का 3 आ गया। ठीक है, चलिए तो मैं आपको दिखाता हूं, इसका करेक्ट आंसर होगा π/2। तो ये रहा डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब याद है आपको, हमने ये पहला डिफ्रैक्शन में हम ये मानते हैं कि ईच पॉइंट ऑफ द, किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है वो सारे पॉइंट्स के इंटरफेरेंस से मिलता है, सारे पॉइंट के इंटरफेरेंस पे। और हमने बोला था कि जो पाथ रेफरेंस डेल्टा एक्स है, जब वो एल लैम्डा होगा तो क्या मिलेगा? मिनिमा। और जब वो 3 λ/2, 5 λ/2 और 7 λ/2 होगा तो क्या मिलेगा? मैक्सिमम। अगर मान लेते हैं लैम्डा है, ओके, या पाथ रेफरेंस लैम्डा है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा? हाउ मच? 2π। तो कह रहा है कि सेंटर द फेज डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वेवलेट फ्रॉम द एज ऑफ द स्लिट एंड द वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट। इट मींस यहां की बात कर रहा है कि अगर यहां से मुझे मिले, ये रहा, यहां से और यहां से, कह रहा है अगर यहां पे मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है? सेंट्रल जैसे फर्स्ट मिनिमा, यहां मिनिमा मिल रहा है, यहां पे मुझे मिल रहा है मिनिमा। मिनिमा कब मिलता है बेटा? जब हमारा पाथ डिफरेंस क्या हो रहा था? ए और बी के बीच में। ए और मिनिमा कब मिलेगा? जब ए और बी का पाथ डिफरेंस कितना हो? लैम्डा। और फेज डिफरेंस की बात करूं तो कितना हो? 2π। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ए और बी की बात कर रहा हूं, यहां पे मिनिमा तब मिलेगा जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो। ए और बी की बात कर रहा हूं। और पाथ फेज डिफरेंस की बात करूंगा तो 2π। तो मैं बात करूं कि कह रहा है कि एसी के बीच में कितना होगा पाथ डिफरेंस अगर मिनिमा है? λ/2। तो पाथ डिफरेंस λ/2, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई। समझ में आ रही मेरी बात? तो यही तो होता है कि अगर लैम्डा है तो फर्स्ट हाफ ऑफ द स्लिट विल बी कैंसिल्ड बाय द सेकंड हाफ ऑफ द स्लिट। तो कुछ बचा नहीं, सारे के सारे कैंसिल हो गए, इसलिए वहां क्या मिल जा रहा है? मिनिमम। लेकिन वही 3 λ/2 होता था तो 2 हिस्से कैंसिल होते थे, एक हिस्सा बचा रहता था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? कह रहा है कि फेज डिफरेंस फ्रॉम द एंड एंड मिड, यानी ए और सी की बात कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन लगा है? विच ऑप्शन इज करेक्ट नाउ? टेल मी। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये रहा आपके पास। अगर आपने डिफ्रैक्शन को समझा नहीं होगा, सिर्फ रट लिया होगा, तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई क्या बेटा आपको? yes. सभी को समझ में? अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैं फर्स्ट मिनिमा के बजाय फर्स्ट मैक्सिमा बोल दूं, तो क्या ऑप्शन देते मुझे? जल्दी बताइए। फर्स्ट मिनिमा की बजाय फर्स्ट मैक्सिमा होता, देन व्हाट वुड बी योर आंसर? यार सीरियसली लो इस क्लास को, क्योंकि ये चीजें आपके ये एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इधर उधर के हवा के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। अभी दूसरा क्वेश्चन जेईई मेंस का आने वाला है। चलो बताओ, अगर फर्स्ट मैक्सिमा होता तो क्या आंसर देते?
ओके ओके, जरूरी नहीं कि वो आपका ऑप्शन मैच हो, अलग से भी आ सकता है। फर्स्ट मैक्सिमा होता तो क्या आंसर होता? एरी का आ रहा है 2 पाई और काफिर दे रहे 3 पाई बाई 4। व्हाट अबाउट अदर्स? आप ना बेटा ए और सी का डिसाइड कर लो, उसका आधा कर देना, उसका आधा कर देना, पहले ए और सी का डिवाइड कर लो। फर्स्ट मैक्सिमा होने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए ए और सी का? 3 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए क्या? बोल दो ना मेरे भाई, 3 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए कि नहीं, बोलो। फर्स्ट ओके, तो अब आपसे पूछो कि ये तो ए और सॉरी ए और बी बोलना, सॉरी गलती हो गई मुझसे, ए और सी नहीं, ए और बी की बात होगी, ए और बी कंप्लीट स्लिट की बात हो रही थी, ए बी। तो ए सी कितना होगा बेटा? इसका आधा, बिल्कुल आधा कर देंगे। तो ए और सी यानी मिड से कितना आएगा? 3 लैम्डा बाय 4। तो इसको मैं अगर करूं फेज में तो यू नो फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स 3 लैम्डा बाई 4। तो व्हाट आंसर यू आर गेटिंग बेटा? लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यू आर गेटिंग 3 पाई बाई 2। कितने लोगों का 3 पाई बाई 2 आया है? ओके ग्रेट ग्रेट, तो मेरे पास आया है का एक आंसर सिर्फ 3 पाई बाई 2 आया है। हर्ष आपने बेटा 3 पाई बाई 4 दिया है, गलत है। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, चलो मैं अब चेंज करता हूं। सेकंड मिनिमा अगर बोल देता, मिनिमा, तो आंसर क्या होता? फर्स्ट मिनिमा के बजाय सेकंड मिनिमा होता तो पूरा क्वेश्चन सेम है, क्या आंसर होता? बिटवीन द एज एंड मिड व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस? बेटा पहले पार्ट डिफरेंस निकाल लिए, पार्ट डिफरेंस को के डेल्टा एक्स से यानी के डेल्टा एक्स से आप फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ओके गुड। सेकंड मिनिमा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपका हर्ष। 5 पाई बाई 2, 2 पाई, 3 पाई बाई 2, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। जैसे मैंने फिगर बनाना वैसे आप एक बार फिगर बना के विजुलाइज करिए कि सेकंड मैक्सिमा के लिए क्या पार्ट डिफरेंस होता था। सब लिखवाया मेरे भाई। 35 लोग में से आप यार मुझे 2 लोग आंसर, 3 लोग आंसर, बड़ा अफसोस हो रहा है। शाबी ओके ठीक है, पहला पार्ट डिफरेंस निकालिए बेटा, पाथ डिफरेंस से आप उसको कन्वर्ट करिएगा फेज डिफरेंस में। ओके, और लोग सोचिए यार कहाँ खो गए हो, इतने लोग हो, कुछ लोग के तो आज तक आंसर ही नहीं आया। मुझे 10-15 नाम याद है जिनके आंसर आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फेज डिफरेंस कितना होगा? पहले एंड का निकालो, फिर जहां से पूछ रहा है उसका बता दो। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि अगर सेकंड मिनिमा बनता है तो पूरे स्लिट का यानी ए से बी तक का पार्ट डिफरेंस कितना होता है? सेकंड मिनिमा 2 लैम्डा होता है क्या? सर मैक्सिमा का दे 2 लैम्डा दीजिए, जी। मैक्सिमा का दे दिया मैंने। अच्छा मैक्सिमा का दे दिया था, तो मिनिमा पूछा, तो मिड से कितना होगा बेटा? एसी से लैम्डा, और लैम्डा का मतलब कितना? 5 में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 2 पाई आएगा क्या? कितने लोगों ने 2 पाई दिया था? किसी ने नहीं दिया था, सर मैंने बताओ। अच्छा ये एक मिनट, हाँ एक आंसर आया था, ठीक है 2 पाई, 2 पाई आएगा। चलो यार अभी तक इस पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, एक और देता हूँ छोटा सा प्रॉब्लम। थर्ड मैक्सिमम, अगर क्वेश्चन हमारा फर्स्ट मिनिमा के बजाय थर्ड मैक्सिमा बोलता तो क्या आता आंसर? इस प्रॉब्लम का क्या आंसर होता है अगर थर्ड मैक्सिमा बोलता? अब तो नंबर इंक्रीज होना चाहिए, नाउ द नंबर शुड इंक्रीज।
पहले आप ए और बी पूरे स्लिट का निकालिए पाथ डिफरेंस। फॉर्मूला मैंने दिया है, क्या फॉर्मूला होगा बेटा पाथ डिफरेंस का? नोट होना चाहिए था कॉपी में, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना आपको, वरना यही हाल होगा जो अभी हो रहा है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? ये बताओ थर्ड मैक्सिमा पे कितना आएगा पाथ सर डिफरेंस? सर मेरा ना फोन का डिवाइड वाला चलता नहीं है टाइप में, तो मैंने ठीक, ना। कोई बात नहीं, मैं समझ गया, वो मुझे अंदाजा हो जाता है, आई कैन देख लिया मैंने, इतना तो अंदाजा हो जाता है। थर्ड मैक्सिमा में क्या होगा बेटा? थर्ड मैक्सिमा पाथ डिफरेंस कितना होगा ए और बी का स्लिट से? 7 lambda by 2. तो यू नो थर्ड मैक्सिमा क्या होगा? 2n+1 लैम्डा बाय 2 होता है। तो इसमें थर्ड 3 रखोगे तो 7 लैम्डा बाय 2 आएगा। तो बीच से कितना आ गया? एसी से कितना आ गया? 7 लैम्डा बाय 4। ये आ गया पार्ट डिफरेंस फ्रॉम फ्रॉम द एज टू द मिड। इसको कन्वर्ट करो फाई में, तो फाई क्या होगा? के डेल्टा एक्स 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस 7 लैम्डा बाय 4। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट व्हाट? 7 पाई बाय 2। तो ये आएगा इड और मिड का पाथ सॉरी फेज डिफरेंस, अगर आप थर्ड मैक्सिमा चाहते हैं किसी पॉइंट पे। चलिए ठीक है, बहुत हो गया, अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये रहा आपका 2021 का प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, पिछले साल आया था मार्च के कंपटीशन में। जल्दी से बताओ आंसर। फ्रिंज विड्थ दे रखा है फॉर 2 स्लिट्स। ये बताइए ये डिफ्रैक्शन है या इंटरफेरेंस? यंग डबल स्लिट पे इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस। जी हाँ, याद रखिएगा, मैंने इसीलिए बीच में अचानक से डाल दिया डबल स्लिट का। 2 स्लिट है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। 1 स्लिट होगा तो कुछ और फॉर्मूला, सिंगल स्लिट होगा तो कुछ और फॉर्मूला। और फ्रिंज का विड्थ दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला लगाएगा? देखिए फ्रिंज विड्थ डबल स्लिट में सिंबल ये आएगा फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी, बस सिंपल। अगर ये सिंगल स्लिट देता तो भी फ्रिंज विड्थ ही आता है, बस फर्क होता है कि सेंटर वाला डबल हो जाता है। तो जस्ट अप्लाई द वेवलेंथ लाइट ऑफ द, तो आपको फ्रिंज विड्थ दे रखे 6 mm, तो वेवलेंथ पूछ रहा है, तो यू विल गेट व्हाट? लैम्डा इज इक्वल टू डब्ल्यू डी बाई डी। विड्थ कितना? 6 mm। फ्रिंज विड्थ कितना? 1 mm। और स्क्रीन कितना प्लेस किया? d इज इक्वल टू 10 मीटर। सो यू आर गोइंग टू गेट हाउ मच? 6 into 10 पावर -7 मीटर। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई 10 पावर -2 से डिवाइड करेंगे, तो ये मिल जाएगा मुझे 600 इंटू 10 पावर -9, यानी 600 नैनोमीटर। सो द ऑप्शन विल बी हाउ मच? 600। इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है तो 600 होना चाहिए। नैनोमीटर बोल रहा था, ठीक है चलिए, बहुत आसान प्रॉब्लम था, कुछ नहीं था इसमें। अब ये देखो एक नीट का प्रॉब्लम है, लेकिन है बड़ा अच्छा प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने उठाया इसको। In a diffraction pattern due to single slit of width A, the first minima is observed at an angle of 30 degrees. The first secondary maxima is observed at an angle of secondary maxima. फर्स्ट एक मैक्सिमा तो वहां पे मिलता है सेंटर पे, उसको छोड़ के बोल रहा है सेकेंडरी।
यू हैव टू ध्यान रखिएगा, एंगल वैंगल के बारे में देखिएगा, एंगल 30 डिग्री है। तो कह रहा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ मिलेगा? ओके, वेरी गुड, दीक्षिका कुमार ठाकुर, दीक्षिका ठाकुर, ग्रेट, करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड, काव्या आल्सो करेक्ट आंसर। ओके, अक्षिका, वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही, सही आंसर आ रहा है। ओके, एरिया आपका गड़बड़ हो गया। अंजना, मंशी, वेरी गुड। तो देखिए कि आप कह रहे डिफ्रैक्शन पैटर्न है आपका, यहाँ पे मैं देखिए पाथ डिफरेंस कितना लिया होगा आपने, डी साइन थीटा, इसको डी साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? नो सर, नहीं लिख सकते क्योंकि 30 डिग्री दे रखा है। हाँ, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये रहा मेरे पास थीटा। तो कह रहा फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री व्हेन द वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन इट। लैम्डा मुझे 5000 दे रखा है। The first secondary maxima is obtained, so I can understand, I can write like that, d sin theta 1 is equal to how much? First minima, तो मिनिमा कितने पे होगा? 1 लैम्डा लिख सकता हूँ क्या? 1 लैम्डा, ठीक है। ओके, अब कह रहा है कि मुझे कितने एंगल पे सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा? सेकेंडरी मैक्सिमा तो मैं मान लेता हूँ कि थीटा 2 पे मिला वो यहाँ पे, तो आई कैन राइट दैट्स d sin थीटा 2। और सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या फॉर्मूला होता है पार्ट डिफरेंस का? पहला 3 लैम्डा बाय 2 होता है क्या? 3 लैम्डा बाय 2, यस ठीक है। 3 लैम्डा 2 n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, तो n की जगह आप 1 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाय 2 आएगा। डिवाइड कर दीजिए दोनों को, अपने आप आंसर मिल जाएगा। डिवाइड दिस, डिवाइड करिए, मैं साइन थीटा 2 डी साइन अपॉन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा से लैम्डा गया तो यू मस्ट बी गेटिंग 3/2, ठीक है। और मुझे मिल गया साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू साइन थीटा 1। देखो बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था, कुछ था नहीं। और थीटा 1 कितना, 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो 3/2 इंटू 1/2 कितना हो गया? 3/4। तो यू आर गेटिंग साइन थीटा 2 एज 3/4। तो थीटा कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 3/4। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया बेटा? तो बस पाथ डिफरेंस के टर्म में आंसर लिखना था। फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, जो भी बातें होती है उसमें आपको लिखना था, ठीक है। आई होप यू ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस आंसर। देखिए दो लाइन में हम क्वेश्चन कर रहे हैं बस। अब देखिए बेसिकली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको जब मैं ब्रेक करने जाऊंगा फास्ट तो कराऊंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोलराइजेशन। 4 क्वेश्चंस हैं डिफ्रैक्शन पे जो मैं कराऊंगा जब मैं फास्ट ब्रेक करने जाऊंगा। स्टार्ट करिए पोलराइजेशन, ठीक है। आर यू रेडी फॉर न्यू टॉपिक? यस सर। तो पोलर देखिए, मैं आपको एक ये देखिए लाइट वेव जो होती है वो कुछ इस तरह से ट्रैवल करती है। लाइट वेव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, and the electric and magnetic field are perpendicular to the each other and they are perpendicular direction of propagation। यही बात होती है yes, कि लाइट वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं और वो जो है वेव के परपेंडिकुलर होता है। फाइन, कुछ ऐसा ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। ठीक है, तो देखिए क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा XY प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड XZ प्लेन में, और हमारा वेव जो है वो x डायरेक्शन में है। दिस इज ऑल अबाउट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइट वेव, ट्रांसवर्स लाइट वेव। अब देखिए पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जब किसी सोर्स से, अच्छा जब मैं पोलराइजेशन की बात करूंगा तो मैं सिर्फ फोकस करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पता कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली उसके परपेंडिकुलर होती है। तो फोकस ओनली ऑन व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम इग्नोर कर रहे हैं, आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो उसके परपेंडिकुलर होता है ना हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते ही मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चल जाएगा। देखिए एक होता है अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या हो बेटा कि जो लाइट आप देखिए, ये वाला स्लाइड देखिए, अगर लाइट जो है आ रही है आपके पास, उसमें ये आपके पास डायरेक्शन है वेव का प्रोपेगेशन का।
अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होगा, एक्स वाई में भी कर रहा होगा, वाई जेड में भी कर रहा होगा, हर डायरेक्शन में होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज शोइंग मी अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकते हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सपोज करिए इस तरह से पास करूं, तो अब आप देखिए कि अब जो लाइट इससे पास हुई है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। यस इसी प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन, कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी एक पार्टिकुलर प्लेन में फिक्स कर दें। सच अ प्रोसेस इज नोन एज पोलराइज्ड लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट। यस सर। It means the light will be allowed only to vibrate, or the electric field be allowed to vibrate only in a single plane. इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सभी को समझ में आ रही है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन? जी समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब आपने देखा ये दूसरा अगर फिगर है, दूसरे फिगर को हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, तो क्या यहाँ पे ये लाइट वेव पास हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इसको वाइब्रेट कैसे करना, वर्टिकली, और जगह कैसे, हॉरिजॉन्टली। तो क्या इससे पास हो पाएगा? इट मींस यहाँ पे इधर कितना मिलेगा मुझे? नो लाइट मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम अभी देखेंगे, वी विल सी। तो दिस इज बेसिकली द पोलराइजेशन और पोलराइजेशन ऑफ द लाइट वेव्स। आई होप आपको एक आइडिया मिला होगा व्हाट इज द। ये फिगर भी देख लीजिए आप बेटा, कि ये लाइट वेव जो है रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे थे। आपने एक स्लिट पास किया जिससे सिर्फ एक डायरेक्शन का लाइट वेव पास हो सकता है। तो ये वाली लाइट क्या थी? अनपोलराइज्ड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे थे। और ये वाली लाइट क्या हो गई बेटा? पोलराइज्ड। क्या हो गया बेटा? पोलराइज्ड। तो यहाँ पे कुछ मुझे लाइट वेव मिलेंगे क्या? नो। क्यों? क्योंकि आपका जो लाइट वाइब्रेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो वाई एक्सिस में वर्टिकल में करा, और आपने जो स्लॉट दिया वो एक्स एक्सिस में, नो लाइट। तो ठीक है। अब ये फिगर आप देख लीजिए बेटा, ये आपके पास एक लाइट है। तो जो कोई भी लाइट सोर्स जो होता है, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे आपके घर का ट्यूब लाइट हो, CFL हो, व्हाटएवर, एवरी लाइट सोर्स इज प्रोड्यूसिंग अनपोलराइज्ड लाइट। कैसे लाइट प्रोड्यूस करता है? अनपोलराइज्ड। कोई मुझे बता सकता है अनपोलराइज्ड लाइट का क्या मतलब होता है? जो पोलराइज्ड नहीं होती है उसकी वेरी गुड, डायरेक्शन में होती माशाल्लाह। हाँ, जो पोलराइज्ड नहीं होता। पोलराइज्ड नहीं होता उसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब है क्या? नो डिफरेंट प्लेन, फिक्स्ड डायरेक्शन और प्लेन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ऐसे लाइट को बोलते हैं अनपोलराइज्ड। अब ये होता है पोलराइजर। पोलराइजर मतलब जो जिसके थ्रू आप पास करेंगे, तो अब सारे दूसरे प्लेन के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स कैंसिल आउट हो गए और आपको सिर्फ एक प्लेन वाइब्रेशन का मिल रहा है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इन वन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि एक ही प्लेन में हो रहा है। या इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा? लीनियर। give the line polarized light, linear polarization। अच्छा, नीचे वाला फिगर आपको समझ में आ रहा होगा क्या? इसमें क्या शो कर रहा है भाई? अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। आपने पोलराइजर लगाया, इसको हम बोलते हैं बेटा, इस एक्सिस को बोलते हैं पास एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? पास एक्सिस। तो इससे जब पास होगा लाइट, तो एक ही डायरेक्शन में लाइट वाइब्रेट कर रहा होगा, तो वी विल कॉल दैट अ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। तो मैं आई एम गोइंग टू ब्रेक माय फास्ट। इस स्लाइड को, ये वाला फिगर जरा आप कॉपी कर लीजिएगा, बस ये वाला, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। डन सर। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप करते रहिए, तब तक मैं आता हूँ। प्लीज ये वाला क्वेश्चन नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसका लीजिए। 2020 का प्रॉब्लम है।
ठीक है, इसका ले लीजिए, ये भी किसी एग्जाम का ही प्रॉब्लम है। ले लिया सभी ने? यस सर। Yes. व्हाट अबाउट टेक दिस वन, इसका ले लीजिए बस। ओके ठीक है, तो हम आते हैं, मैं आपसे 5 मिनट बाद मिलता हूँ, ठीक है? ऑल द बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, वी आर बैक नाउ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आप लोग यहीं पे हैं कि चले गए? आर यू है? Yes, sir. तो ये 4 क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मेरे पास 18-20 मिनट बचे हैं, मैं पोलराइजेशन टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए, तो पोलराइजेशन में हमने ये डिस्कस किया कि पोलराइजेशन मींस व्हेन light is allowed to only when the electric field is allowed to vibrate only in one plane, such a phenomena is known as polarization of light, and we call this linearly polarized या plane polarized light। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स अब देखिए ये होता कैसे बेसिकली, ये होता है कुछ स्पेशल मटेरियल से विच आर नोन एज पोलराइड्स। पोलराइड्स, ठीक है, पोलराइड होते क्या है बेसिकली, दे आर स्पेशल मटेरियल, दे आर स्पेशल लॉन्ग चेन मटेरियल्स, दे कंटेन व्हाट, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। आज तो देखो, अभी आप देखते होंगे आजकल सनग्लासेस पोलराइड्स आते हैं, वो कैसे होता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं कि ये उनका लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल है, और ये मान लेता हूं मैं उनका दूसरा चेन। फॉर एग्जांपल, ये तो बस एक पिक्चर बनाने के लिए। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भेजा, तो ये मान लेते हैं अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट वेव। जब ये जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस एटम को वाइब्रेट करने की कोशिश करेगा। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? ठीक है, Yes. तो क्या ये मॉलिक्यूल्स अब देखिए, क्योंकि लॉन्ग चेन बना हुआ है, स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, तो दे विल नॉट वाइब्रेट अलोंग दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि इधर तो उनका चेन है, तो नो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलाउड अलोंग दिस डायरेक्शन। लेकिन इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलाउड, वाइब्रेशन इज अलाउड। तो जब लाइट इधर से आती है, जब वो उस तरफ पास हो, और इस वाले एक्सिस को, इसी एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, पास एक्सिस। यानी समझ में आ रही मेरी बात? इसको क्या बोलेंगे, यानी लॉन्ग चेन जो है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन हो गए, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट कर सकता है, एटम्स वाइब्रेट कर सकते हैं ऊपर नीचे चेन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मान लेते इधर जो है ऐसे भी आ रहे हैं, ऐसे भी आ रहे हैं, और यहाँ पे डॉट, डॉट का मतलब आप समझ रहे हैं, डॉट का मतलब अंदर बाहर। ठीक है, डॉट का मतलब समझ रहे क्या, द लाइट इज इट इज वाइब्रेटिंग इनसाइड, अंदर बाहर, अंदर बाहर मतलब होता है। लेकिन जब इधर जाएगा इस पार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिर्फ इस डायरेक्शन में मुझे मिलेंगे, ऊपर नीचे बाकी सारे डायरेक्शन क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये रहा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पोलराइड्स। बिकॉज ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दे डोंट अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू वाइब्रेट इन ईच डायरेक्शन, they only allow the electric field to vibrate in a particular direction, which is known as pass axis or the pass direction. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हाउ द पोलराइड जो मटेरियल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। Yes, sir. बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। तो जो पास एक्सिस होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू देयर लॉन्ग चेन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। सर, जी बताइए, हाँ पूछिए। जैसे ये चेन बनाई है, हाँ, तो इसमें कोई मतलब छेद करने की जरूरत नहीं होगी फिर पोलराइड्स में? वो ऐसे अरे भाई, एक्चुअली लाइट वेव जो होते हैं, देखिए लाइट वेव जो होते हैं, आप कभी ग्लास आपने देखा है, शीशे का ग्लास जो विंडो पे लगा रहता है, देखा है? यस, मतलब एक ग्लास जैसा होता है, हाँ, ट्रांसपेरेंट। नहीं तो हाँ, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट उसमें लाइट इस पार छेद करके आती है क्या? नहीं सर, मैंने सोचा है दूसरे ऐसा है कि भाई ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा ना, जाहिर सी बात है, ओपेक मीडियम होगा तो फिर तो लाइट इस पार आ ही नहीं पाएगी। ऑफ कोर्स ये जो बात हो रही है किसके लिए हो रही है,
ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात हो रही है मेरे भाई, लाइट पास हो रहा है तो ऑफ कोर्स ही बात है, इट इज फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें लाइट इस पार से उस पार जा सके। ठीक है, समझ, छेद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये ऐसे ही जैसे चला पीछे जाएगा। थे ना पोलराइजर, उसमें किए थे ना, तो नहीं नहीं, अरे वो तो समझाने के लिए था। ठीक है, ये एक इलस्ट्रेशन था आपको समझाने के लिए, वो शो कर रहा है। ठीक है, ये तो बिकॉज दैट इज, ये मान सकते हैं ये आपका मैकेनिकल वेव का मामला था। ये किसका था? यू कैन कॉल दिस अ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स के लिए तो छेद ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैकेनिकल वेव में तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। लेकिन मैग्नेट, हम तो लाइट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है। और यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट नीड एनी मीडियम, तो उसमें तो बस एटॉमिक वाइब्रेशन ही काफी है, एटम का वाइब्रेशन। तो एटम किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी। समझना है क्या आप इसे? यस, हाँ बोलिए। Yes. सर वाइब्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? वो मासलेस है, वो सीधा क्यों नहीं निकल जाता? नहीं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए, आप समझ नहीं रही है व्हाट आई एम सेइंग, आप फिर समझिए। दिस इज व्हाट, ये वाइब्रेशन किसका है? पार्टिकल का वाइब्रेशन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है? अच्छा क्वेश्चन किया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। देखिए एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी लाइट वेव किसी मटेरियल पे इंसिडेंट होती है, तो पहले वो वहां के एटम्स जो वह इलेक्ट्रॉन्स वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक जो लाइट है वो दूसरी तरफ पास होती है। थोड़ा सा मैकेनिज्म समझिए, लाइट किसी मीडियम से उस तरफ जा क्यों रही है? विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स एंड विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन के जो वाइब्रेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को उस तरफ पास कराते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है क्या? यस। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा जिस डायरेक्शन में एटम्स वाइब्रेट करने देंगे उसको, या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट होने अलाउ करेंगे उसको। ठीक है, तो इसमें बेसिकली वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर पाएगा जिस डायरेक्शन में एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करने की इजाजत देंगे, अलाउ करेंगे। आई होप ये कंसेप्ट ऑफ पोलराइड सभी को समझ में आ रहा होगा। Yes. ठीक है, आई होप। तो ये तो पोलराइड से स्पेशल टाइप के मटेरियल्स होते हैं जिसमें लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होता है और सिर्फ किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स वाइब्रेट कर सकते हैं, बाकी डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं होते। वो एटम्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। यस सर। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बात हो रही है, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात हो रही है, नॉट एन ओपिक मीडियम। ओपिक मीडियम में तो लाइट उस पार जा ही नहीं पाएगा, एटम सारा का सारा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उस पार नहीं जाने देता। देखिए, ठीक है, अब आपको मैं यहां से एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये नीचे वाला फिगर देखिए एनसीईआरटी का है। अब मैं मान लेता हूं कि ये देखिए मेरे पास एक पोलराइड है और दूसरा पोलराइड है, यहां पे अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? ये अनपोलराइज्ड, तो यहाँ पे जो है वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में हो रहा होगा। तो मैंने डॉट और क्रॉस, डॉट का मतलब क्या हुआ? अंदर बाहर वाइब्रेशन, और लाइन का मतलब ऊपर नीचे। अगर हम ये मान लें कि इस पोलराइड का पास एक्सिस ये है और पास एक्सिस ये है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पोलराइज हो जाएगी? Yes. अच्छा, यहां भी क्या होगी? पोलराइज होगी। यस सर। पोलराइज होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे रहा मेरे पास, ये रहा पहला फिगर, ये रहा बेटा पहला फिगर। ठीक है, तो आपको पूरा पूरा साफ साफ दिखने लगा। लेकिन अगर मैं मान लूं इस वाले को, इस फिगर को आप जो है थोड़ा सा इसको अभी आप इग्नोर करिए। अगर हम मान लें इसके बाद पहला, ये रहा फर्स्ट वाला, इसका एक्सिस ये रहा, और ये रहा सेकंड वाला, इसका एक्सिस ये रहा। अब यहां से ये बताइए, जब लाइट आएगी यहाँ पे पोलराइज्ड हो जाएगी। इस तरफ क्या है? अनपोलराइज्ड। यहाँ बीच में क्या हो गई? पोलराइज्ड। और यहाँ पे क्या दोनों का पास एक्सिस मैच हो रहा है? क्या दोनों का पास एक्सिस मैच हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा है। तो आप बताइए, जो लाइट यहाँ से आएगी वो क्या पूरी की पूरी पास हो पाएगी, या कुछ पास होगा, कुछ नहीं होगा? कुछ थोड़ा। कुछ पास होगा, कुछ नहीं होगा। तो देखिए लाइट जो आपको दिख रही है दूसरे फिगर में, थोड़ी सी हल्की हो गई क्या? यस हो गई। ठीक है, अब थर्ड फिगर में मान लें हम ऐसा कर दे, दोनों को क्रॉस कर दे, 90 डिग्री पे कर दे, दोनों पोलराइड्स का पास एक्सिस, दोनों पोलराइड्स का पास एक्सिस में क्या कर दूं? परपेंडिकुलर।
ऐसे कर दो, ये रहा इसका पास एक्सिस, ये रहा इसका पास एक्सिस। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे तो अनपोलराइज्ड होगा, पीछे बीच में क्या होगा, पोलराइज्ड हो गया। अब यहाँ पे कुछ मिलेगा क्या मुझे? डार्क। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं ये क्या है, डार्क है। तो पहले फिगर में क्या बोल सकता हूँ, पास दोनों के पास एक्सिस पैरेलल है क्या? यस। दोनों पोलराइड्स के पास एक्सिस क्या है, पैरेलल। इस वाले फिगर में बेटा क्या है, दोनों के पास एक्सिस क्या है, इंक्लाइंड है क्या? यस सर। पास एक्सिस इंक्लाइंड। और इसमें क्या बोल सकता हूं, क्रॉस्ड पोलराइड्स बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस्ड पोलराइड। क्रॉस पोलराइड का मतलब क्या हुआ, दोनों के पास एक्सिस क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दोनों के पास एक्सिस क्या होंगे, परपेंडिकुलर। आपको आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। यस सर। तो आपको देखेंगे कोई लाइट रे आपको इस पार नहीं दिखेगा, यू विल सी कंप्लीट डार्कनेस, पूरा का पूरा अंधेरा दिखेगा, क्योंकि मटेरियल ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। पास एक्सिस परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ में आई बात? ये वाला फिगर इग्नोर करिए, इसको इग्नोर करिए। अब जरा नीचे लाइन पढ़िए जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी की पेज का, जल्दी लाइन पढ़िए। क्या कर रहा है, पैसेज ऑफ लाइट थ्रू टू पोलराइड्स P1 P2, द ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम 1 to O एज द एंगल बिटवीन देम वेरीज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। मतलब पहले पैरेलल था 0 डिग्री और 90 डिग्री पे कर रहा है। क्या कर रहा है, नोटिस दैट द लाइट सीन थ्रू द सिंगल पोलराइड डज नॉट वेरी। अगर आप सिंगल पोलराइड से देखेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी वेरी नहीं होगी, सिंगल है ना, सिंगल से देखोगे कैसे भी कर लो। लेकिन अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, आप पढ़ लीजिए आपको समझ में आएगा। अगर दो पोलराइड से देखेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ दैट विल चेंज। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, चलिए अब देखिए ये रहा आपके पास, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मैलूस लॉ, और या फिर लॉ ऑफ मालूस। ये रहा अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, फिगर दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, अब ये रहा पोलराइजर, दूसरे वाले को हम बोलते हैं पोलराइटर या एनालाइजर बोलते हैं। ये लाइट पोलराइज्ड हो गई। अब देखो इसका पास एक्सिस ये है, पहले वाले का पास एक्सिस ये है, और दूसरे वाले का पास एक्सिस ये है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 5। ठीक है, अब मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई है, ई। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, ई। तो यहाँ पे कितना कंपोनेंट मिलेगा, ई cos फाई मिलेगा क्या? यस सर। इट मींस देखो मेरी बात समझ में आ रही क्या, एनालाइजर के एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो ई cos फाई मिलेगा क्या? यस सर। सभी लोग बताएं, ई cos फाई मिलेगा। ठीक है, अब देखो इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो योर इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू ई cos फाई का स्क्वायर करेंगे, तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। ई क्या है, जो यहां से आया है। तो इट मींस अगर मैं मानूं कि यहां की इंटेंसिटी है ई स्क्वायर, ठीक है, तो मुझे जो यहां पे मिलेगा इसको मैं मान लेता हूं I1 और इसको मान लेता हूं I2। तो क्या मैं I2 को I1 cos स्क्वायर फाई लिख सकता हूं क्या, बोलो? इट मींस दूसरे पोलराइड से जो लाइट मिला वो क्या हो गया, पहले पोलराइड का cos स्क्वायर फाई। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मालूस या मैलूस लॉ। समझ में आ रही क्या, दूसरे पोलराइजर से पास होने के बाद। और व्हाट इज फाई, फाई क्या है बेटा, फाई क्या है, एंगल बिटवीन टू पोलराइड्स, एंगल बिटवीन टू पर, दोनों पोलराइड्स के बिटवीन टू पोलराइड एक्सिस, दोनों पोलराइड के बीच का एक्सिस का एंगल। ठीक है बेटा? सर यस सर। हाँ बोलिए। सर अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी सेम होगी? नहीं, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, अभी मैं उस पर पहुंचा ही नहीं, अभी तो मैं यहाँ बीच से आया हूँ ना, अभी तो मैं अब अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी मान लेते हैं I0। तो जो लाइट यहां मिलेगी पोलराइज से पास होने के बाद वो I0 तो मिलेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारा लाइट एब्जॉर्ब हो गया। तो ये दिस लाइट विल बी हाफ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मेरी बात समझ में आ रही कैसे? क्योंकि ये क्या मिलेगा, यहां पे जो लाइट मिलेगी दैट विल बी I1 क्या होगा, I0 cos स्क्वायर फाई। अब देखो यहाँ पे फाई तो फिक्स है नहीं कि फाई फिक्स है, बोलो?
फाई क्या है? वेरिएबल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में, तो कॉस स्क्वायर फाई का एवरेज वैल्यू लेंगे। एवरेज वैल्यू कितना होता है कॉस स्क्वायर फाई का? 1/2 होता है। एवरेज वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1/2। इट मींस पहले पोलराइड से जो लाइट पास होगा वो अनपोलराइज्ड लाइट का आधा हो जाएगा, और जो दूसरे पोलराइड से, जिसको आप एनालाइजर बोलते हैं, उससे क्या मिलेगा? I1 cos स्क्वायर π/2। इट मींस फाइनल इंटेंसिटी मुझे मिल जाएगी I0/2, यानी क्योंकि I1 I0/2 है, इनटू cos स्क्वायर फाई। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ मालूस या मालूस लॉ। याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे गए। फिगर समझ में आया क्या आपको? यस सर। Yes, तो sir. अगर अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I0 है, तो पहले पोलराइजर से इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। यानी आप एक अगर पोलराइजर ले, देखिए मेरी बात समझिएगा, इस स्क्रीन का आप नोट कर लीजिए और मेरी तरफ देखिए जरा। अगर आपने किसी लाइट वेव को बिना पोलराइजर के देखा तो आपको चमकदार दिखेगा। जैसे ही आपने बीच में पोलराइजर, ये तो ओपेक है, हमारे ग्लास समझ लीजिए, आप जैसे पोलराइज लगाएंगे आपको इंटेंसिटी आधी दिखेगी, हटाएंगे पूरा दिखेगा, ठीक है। और अगर आपने दो लगा दिया ऐसे, एक के सामने एक, ऐसे करके, तो डिपेंड करेगा कि एंगल दोनों के बीच में क्या। अगर आप क्रॉस कर देंगे तो आपको बिल्कुल अंधेरा दिखने लगेगा। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, उस वीडियो से समझिएगा। तो आई होप ये लॉ ऑफ मालूस सबको क्लियर हो गया होगा, मालूस लॉ। Yes. ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए, ये रहा मेरे पास दूसरा इलस्ट्रेशन उसी प्रोसेस का। ये रहा बेटा I0 अनपोलराइज्ड लाइट। यहां से लाइट पोलराइज हो गई, तो पोलराइज होने के बाद इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? I0/2, ठीक है। यस सर। अब जब लाइट यहां से पास होगा तो ये एनालाइजर आ गया दूसरा पोलराइड, और इसका एंगल कितना है? थीटा। तो मुझे कंपोनेंट मिलेगा, ये कंपोनेंट कितना होगा? E cos थीटा। तो यहां से जो मुझे, इसको मान लेता हूं I1, यहां पे जो इंटेंसिटी मिलेगी I2, वो मिलेगा I1 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा है, और I1 क्या है? I0/2 cos स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये स्लाइड और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ये ज्यादा अच्छा फिगर है। तो ये रहा दोनों पोलराइजर का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन भी दिखा हुआ है, ठीक है, थीटा एंगल पे। तो ये रहा मालूस लॉ। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने तो कॉपी में प्लीज एक बार नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको दिख जाए, और हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इस पे। चले आगे? यस सर। ठीक है, यही वाली चीज, बिल्कुल सेम चीज देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अनपोलराइज्ड लाइट, फिर इंटेंसिटी आधी हो गई, और फिर I0/2 cos स्क्वायर थीटा होगा। चलो आंसर बताओ इसका, मालूस लॉ के ऊपर क्वेश्चन। वेरी सिंपली, तो मैंने बस ऐसे ही आपको बच्चा बनाने, राइट 60 डिग्री रखती है, इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर, इंटेंसिटी रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर। फैक्टर कितना होगा? अगर I0 से आया था तो पोलराइड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, देन इंटेंसिटी रिड्यूस्ड बाय, अगर 60 डिग्री का एंगल है तो ये क्या बन जाएगा? I0 cos स्क्वायर 60, cos 60 कितना होता है? 1/2, तो 1/4, I0/4 बन जाएगा। यानी द आंसर भी हाफ कैसे होगा भाई? फर्स्ट होगा ना, cos स्क्वायर थीटा होता है। समझिए बात को। ये रहा, मान लेते पोलराइजर, ठीक है, और उसका एक्सिस रहा ये पास एक्सिस, और ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास एंगल कितना है? by2 भी होता है। by2 कैसे? नहीं, अरे मेरे भाई वो अलग चीज है, वो तब वो अनपोलराइज्ड लाइट की बात होती है। वहां पे लाइट कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ 60 डिग्री बना रहा है। अगर वो अनपोलराइज्ड होगा, I0/2 कब बनता है? जब अनपोलराइज्ड लाइट पास होती है, ठीक है। ये वाली लाइट, वहां तो कोई एंगल फिक्स थोड़ी होता है, वो तो रैंडमली कोई भी एंगल होगा। डोंट गेट कंफ्यूज, मेरी बात समझ में आ रही क्या आपको? यहाँ पे तो I0/2 तब करते हैं जब अनपोलराइज्ड लाइट होगी, कोई एंगल फिक्स नहीं होगा, वो तो कोई भी एंगल बना सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? क्या गलती क्या कर रहे थे आप? यहाँ पे वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से आप 60 डिग्री बना रहे हैं, इट मींस नो इट्स फिक्स्ड, आप फिक्स कर चुके हैं। हाँ जी,
कब कौन 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 डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, समझ गए? तो दैट विल बी 1/2 आंसर तब आता है जब आपका अनपोलराइज्ड लाइट होता है। तो वहां पे तो एंगल का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि एंगल तो कुछ भी बन जाएगा वहां पे। यहाँ पे आपका cos स्क्वायर 60 y0/4 होगा। चलो ये आंसर दो, एक लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम 1 मिनट, चलिए मैं जेई मेंस वाले प्रॉब्लम बाद में कराता हूँ, या इसको ही कर लो आप। 2019 का प्रॉब्लम है जेई मेंस का, इसको एक प्रॉब्लम जल्दी से कर ले। डू आई हैव टाइम? तो हो गया है, ठीक है। मैं आपसे बस लेट मी मेक मोस्ट, ये एक क्वेश्चन 2 मिनट करते हैं, उसके बाद हम छोड़ देंगे। कह रहा है सिस्टम ऑफ 3 पोलराइजर्स P1 P2 is set up such that the path axis of P3 is cross means perpendicular. ये जेईई मेंस 2019 का प्रॉब्लम है। अगर आप ये कर ले रहे हैं इसका मतलब आप पोलराइजेशन पे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। टाइम हो गया? यस मैम, क्या मैम, आई विल जस्ट फिनिशिंग द क्लास इन अ मिनट। तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। कह रहा है 3 पोलराइजर है P1 P2 P3, और कह रहा है P1 और P3 जो है क्रॉस्ड है। इट मींस अगर हम ये माने P1 है तो P3 मेरा ऐसे होगा 90 डिग्री पे। ठीक है, समझ में आ रही बात क्या? P3 कैसे होगा बेटा? 90 डिग्री पे क्रॉस्ड है ना, दोनों क्रॉस होने में 90 डिग्री। अब कह रहा है कि P1 हो गया, ये क्या हो गया? P3 होगा। और कह रहा है पाथ एक्सिस ऑफ P2 इज इंक्लाइंड 60 डिग्री टू द P3। लेकिन जो P2 है वो कितना एंगल बना रहा है यहां से? 60 डिग्री। फाइन, ठीक है। तो अब कह रहा है अगर एक बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 P1 का आया तो यहां पे कितना पहुंचेगा बेटा? I0/2 पहुंचेगा क्या? बोलिए। ठीक है, यहां पे कितना पहुंचेगा? cos स्क्वायर 60 कर दूं? यस सर। cos स्क्वायर 60, ओके। cos स्क्वायर 60 को क्या लिख सकता हूं मैं? cos स्क्वायर 60 1/4। तो ये I0/8 बन जाएगा क्या? यस सर। I0/8। अब यहां से बोल रहा है कि जो थर्ड पोलराइड है वो क्रॉस्ड है। तो ये बताओ बेटा, अगर यहां से जो पहला वाला 60 डिग्री बनाया है तो P2 और P3 के बीच में कितना एंगल होगा? 30 डिग्री होगा क्या? यस। क्योंकि P1 और P3 90 डिग्री पे थे और P1 और P2 60 डिग्री पे थे। तो P2 P3 कितने पे हो गए? 30 डिग्री पे। यस, हाँ बोलिए। सर P3 और P2 के बीच का दिया था 60। द पाथ एक्सिस देन, अच्छा उल्टा हो गया, सॉरी। द पाथ एक्सिस ऑफ P2 इज इंक्लाइंड, ठीक है। तो वो 60 डिग्री था तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए उल्टा, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड, ये हो गया आपके पास 30 डिग्री। लेकिन अभी आप देखेंगे आंसर सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज माई 60 डिग्री। P2 P3 के बीच में 60 है तो ये 30 हो गया। तो ये बन गया मेरे पास I0/2 cos स्क्वायर 30, जिसको मैं क्या मान लूं? I1। अब यहाँ पे क्या मान लूं? I2 मान लूं। ये कितना बनेगा? I1 का cos स्क्वायर 60। फाइन, ये फाइनल है। तो I1 कितना? I0/2 cos स्क्वायर 30 इंटू मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर 60। cos स्क्वायर 30 कितना होगा बेटा? बोलना जन्ना। 3/4, क्योंकि √3/2 का स्क्वायर 3/4, और cos 60 कितना हो गया? 1/4। तो ये आ गया मुझे 3I0/32। ठीक, ये आंसर आ गया। इट मींस फाइनली ये मिलेगा। तो रेशियो पूछा I0/I का पूछ रहा है, तो ये तो मेरा फाइनल I है। तो आई एम गेटिंग I इज इक्वल टू 3I0/32। तो I0/I पूछ रहा है फाइनल इंटेंसिटी, तो ये बन जाएगा 32/3। कौन सा ऑप्शन मैच होगा बताओ? थर्ड वाला, 10 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, चलिए मैंने काफी ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। तो आपसे मैं अगले क्लास इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिएगा। अगर आपसे I/I0 पूछता तो आपका आंसर होता 3/32। I/I0 पूछता 3/32, I0/I पूछा इसलिए आपने क्या लगा दिया? 32/3। देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सर।